Good morning everyone. Hi, this is Anand Kumar, your mathematics faculty, and today we are going to discuss about NTS PT6 mathematics paper, and I hope your JEE एग्ज़ाम बहुत अच्छा गया होगा। और चलो स्टार्ट करते हैं NTS का पेपर, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 51 से हम लोग स्टार्ट करते हैं। 51 में क्या दिया हुआ है, द पोजिशन वेक्टर ऑफ द वर्टाइसेज ऑफ ABC, ट्रायंगल एक दिया है, उसका पोजिशन वेक्टर दिया है। तो अपन एक ट्रायंगल बनाते हैं A, B और C। अब इसका पोजीशन वेक्टर दिया है, तो ए दिया है अपना 1 और -1 और -3, ठीक है। और जो बी दिया है आपका दिया है 2, 1 और -2, और सी दिया है -5, 2 और -6, ठीक है। तो द लेंथ ऑफ बाइसेक्टर AD ऑफ एंगल BAC, ठीक है। तो देखो एंगल BAC का जो बाइसेक्टर है वो है AD, इसका लेंथ निकालना है। हम लोग क्या करना है, लेंथ निकालना है। तो देखो आपने ट्रायंगल में एक प्रॉपर्टी पढ़ा होगा कि ये जो एंगल बाइसेक्टर AD है ना, ये जो AD है BD रेशियो DC, जो BD रेशियो DC होगा ना, BD रेशियो DC होगा, दिस शुड बी इक्वल टू द रेशियो AB रेशियो AC, ठीक है। जो एंगल बाइसेक्टर है ना वो BD रेशियो DC को ये AC रेशियो AB रेशियो AC में डिवाइड करता है। तो हम लोग AB निकाल लेते हैं, लेंथ ऑफ AB। तो देखो AB क्या होगा, AB इक्वल टू अंडर रूट ओवर डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे, ये आ जाएगा 1, ठीक है। 1, 1, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, -2, -1, 3, ठीक है। तो -1 हो जाएगा। तो AB अपना हो गया √6, ओके। अब हम लोग निकालेंगे AC। तो AC निकालेंगे, डिस्टेंस फार्मूला से AC निकालेंगे। तो देखो 1 और -5, तो ये 6 हो जाएगा, 36 प्लस ये 1 और -2 9 प्लस हो गया -6 -3 9, तो 18 और 36 54 को हम लोग लिख सकते हैं √54, ठीक है। तो 54 को लिख सकते हैं 9 × 6 यानी कि 3√6। तो देखो AB आ गया √6 और AC आ गया अपना 3√6। तो अगर मैं AB रेशियो AC की बात करूं, AB रेशियो AC, तो ये कितना हो जाएगा 1:3। तो ये जो BD होगा ना, ये जो AD होगा, ये BD रेशियो DC क्या होगा 1:3। तो हम लोग सेक्शन फार्मूला लगा के D के कोऑर्डिनेट्स निकाल सकते हैं, ठीक है। सेक्शन फार्मूला लगा के D के कोऑर्डिनेट्स निकाल सकते हैं, ओके। तो हम लोग सेक्शन फार्मूला लगा के D के कोऑर्डिनेट्स निकाल सकते हैं। तो देखो D के जो कोऑर्डिनेट्स होगा वो 1:3 में, तो 3 × 2 6 और 1 × -5 6 और -5/4, ओके। और हो जाएगा 3 × 1 3, 1 × 2 2 डिवाइडेड बाई 4, ओके। और ये कितना हो गया 3 × -2 -6, 1 × -6 तो ये अपना D के कोऑर्डिनेट्स आ गया अपना कितना 1 प्लस का 1/4, 5/4 और माइनस का 3, ठीक है। तो हम लोग AD निकाल सकते हैं, AD डिस्टेंस फॉर्मूला से, ठीक है। तो अंडर रूट ओवर क्या हो जाएगा आपका 1/4 और 1, ये हो जाएगा 3/4 का स्क्वायर 9/4 प्लस 5/4 और 1, 5/4 प्लस 1 कितना हो जाएगा 9/4, मतलब 81 कितना आ गया अपना 16 आ गया, ठीक है। और देखो -6 और -3 और -3, तो ये 0 हो गया। तो 81 और 9, ठीक है। 81 और 9 कितना हो गया 19, √19/16, ठीक है। √19/16 हुआ। थोड़ा सा और इसको सॉल्व करेंगे। तो 19 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 3√10 और 16 को लिख सकते हैं 4। तो ये अपना हो गया 3√10/4। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर इसका ए सही होने वाला है। 51 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा, ओके। क्वेश्चन नंबर 52 देखते हैं। ABCD एक पैरेललोग्राम है और उसके पोजीशन वेक्टर दे रखे हैं, ओके। तो 52 में देखो पहले पैरेललोग्राम एक बना देते हैं अपन। तो ए के पोजीशन वेक्टर है 1 3 5 बी का पोजीशन वेक्टर है 1 1 1 और सी का पोजीशन वेक्टर है 7 7 7, ऐसा कुछ दे रखा है। देन द पोजीशन वेक्टर ऑफ डी निकालना है। देखो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। आपको पता होना चाहिए कि कोई पैरेललोग्राम है ना, पैरेललोग्राम का जो डायगोनल का मिड पॉइंट होता है ना, मान लो ये पॉइंट ई है, ठीक है। तो ये कोइंसाइड करता है, क्या करता है, ये कोइंसाइड करता है, ठीक है। दैट मीन्स मिड पॉइंट ऑफ BD विल बी इक्वल टू मिड पॉइंट ऑफ AC, ठीक है। तो मिड पॉइंट निकाल सकते हैं, ई के कोऑर्डिनेट्स निकालते हैं हम लोग किससे, BD से। BD से क्या होगा, और D को मान लेता हूँ मैं X Y और Z। मुझे D के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं, तो मैं E को लिख सकता हूँ X + 1/2 और Y + 1/2 और Z + 1/2। दिस विल बी इक्वल टू, E को मिड पॉइंट ऑफ AC भी लिख सकते हैं। तो AC लिख सकते हैं कितना आएगा 7 + 1 8/2
ठीक है, 7 + 3 10/2 और 7 + 5 12/2 ऐसा कुछ होगा। अब इसको आपस में कंपेयर कर दो तो x + 1/2 से 2 कट गया, ठीक है, 2 से 2 कट गया तो x का वैल्यू आ जाएगा 7, y का वैल्यू आ जाएगा 9 और z का वैल्यू कितना आ जाएगा 11, ठीक है। तो ये आ जाएगा अपना कोऑर्डिनेट्स ऑफ D। तो 7, 9 और 11 देखते हैं, 7, 9 और 11 ऑप्शन नंबर बी सही है। तो सिंपल सा बात है कि मिड पॉइंट ऑफ डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम कोइंसिडेंट, बस यही हम लोग लगाए, हो गया, ओके। क्वेश्चन नंबर 53 देखते हैं। देखो ए वेक्टर, बी वेक्टर और सी वेक्टर दे रहा है और एक आर वेक्टर है जो कोलिनियर है विथ सी वेक्टर, ठीक है। तो 53 में देखो आर वेक्टर इज कोलिनियर, ठीक है, सी वेक्टर, तो आर इक्वल टू क्या होगा, लेमडा टाइम्स ऑफ सी वेक्टर होगा। आर क्या होगा, लेमडा टाइम्स ऑफ सी वेक्टर होगा, ठीक है। अब ये बोल रहा है कि आर का जो लेंथ है, इसका लेंथ है मोड ऑफ क्या है a + b/2, ये क्या है आर का मैग्नीट्यूड, ठीक है। तो आर को मैं लिखता हूँ लेमडा सी वेक्टर, ठीक है। तो आर वेक्टर मैं लिखता हूँ लेमडा टाइम्स ऑफ, और सी वेक्टर अपना हो गया अपना 3i - j + 2k, इसका मोड, और a + b लिख देता हूँ, a + b/2, तो अपना हो जाएगा a + b कितना हो जाएगा 6i प्लस -1 माइनस का 2j, ओके, और कितना हो जाएगा -3 और -1 माइनस का 4k डिवाइडेड बाई 2, ऐसा कुछ होने वाला है। तो ये हो जाएगा 3i - j - 2k का मैग्नीट्यूड इक्वल टू लेमडा टाइम्स ऑफ 3i - j + 2k का मैग्नीट्यूड। तो देखो इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा 9 और 10 √14 हो जाएगा इक्वल टू लेमडा टाइम्स ऑफ 9 और 10 √14। तो लेमडा का वैल्यू आ जाएगा आपका 1, क्या आ जाएगा, लेमडा का वैल्यू कितना आ जाएगा 1, ओके, लेमडा का वैल्यू कितना आ गया 1। तो आर वेक्टर क्या हो जाएगा, सी वेक्टर हो जाएगा, और ये प्लस लेमडा प्लस माइनस भी हो सकता है, तो आर वेक्टर क्या हो जाएगा + सी वेक्टर हो जाएगा, ठीक है। आर वेक्टर क्या हो जाएगा + सी वेक्टर, मतलब ऑप्शन नंबर इसका सी सही है, ऑप्शन नंबर इसका सी सही होने वाला है, ओके। क्वेश्चन नंबर 54 देखते हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, सावधानी से करना होगा, ठीक है। आपको जो जो इन्फॉर्मेशन दिया है उसका यूज करना है। देखो द मीडियन ऑफ एडी ऑफ ट्रायंगल एबीसी, पहले ट्रायंगल एबीसी की बात किया है, तो हम लोग ट्रायंगल एबीसी एक बनाएंगे, ये हो गया एक ए बी और सी। मीडियन ऑफ एडी, मीडियन एडी ऑफ द ट्रायंगल एबीसी, तो एक मीडियन बनाते हैं एडी, ठीक है। मीडियन मतलब ये मिड पॉइंट है, डी इज मिड पॉइंट ऑफ बी एंड सी, मीडियन है। तो बाइसेक्टेड एट ई, ये जो मीडियन है ना ई पे बाइसेक्ट हो रहा है, ये जो पॉइंट ई है ई पे बाइसेक्ट हो रहा है, ओके। एंड बी ई मीट्स ए सी इन एफ, जो बी ई है ना, बी ई है, ए सी को कहाँ पे मिल रहा है, एफ पे मिल रहा है, ठीक है। तो ए एफ रेशियो एफ सी निकालना है हम लोग को निकालना है ए एफ रेशियो ए सी निकालना है, ठीक है। तो देखो इसमें मैं क्या करता हूँ, मैं इसको बी को 0 ले लेता हूँ, पोजीशन वेक्टर हम लोग कुछ भी अज्यूम कर सकते हैं, ए वेक्टर को ए वेक्टर ले लेता हूँ और सी वेक्टर को मैं बी वेक्टर ले लेता हूँ, कुछ भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो देखो डी के कोऑर्डिनेट्स क्या होगा, डी क्या होगा बीसी का मिड पॉइंट होगा, तो डी कितना हो जाएगा b/2, b + 0/2, ओके। और ई के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे, ई का कोऑर्डिनेट्स क्या होगा, ई बाइसेक्ट हो रहा है ना, तो ई एडी का मिड पॉइंट है, तो ई का नाम हो जाएगा ए वेक्टर प्लस b/2/2, ये ई के पोजीशन वेक्टर हो जाएंगे, ठीक है। हम लोग को निकालना है एफ रेशियो एफ सी, हम लोग को निकालना है एफ रेशियो ए सी, ठीक है। तो मैं इधर ले लेता हूँ म्यू रेशियो 1, क्या लेता हूँ म्यू रेशियो 1, और यहाँ पे मैं ले लेता हूँ लेमडा रेशियो 1, क्या ले लेता हूँ लेमडा रेशियो 1, ठीक है। तो मुझे निकालना है एफ रेशियो ए सी, मतलब म्यू का वैल्यू निकालना है। अब देखो हम लोग कैसे अप्रोच करेंगे, अब देखो मैं क्या करता हूँ इस ई के कोऑर्डिनेट, पहले मैं एफ का कोऑर्डिनेट लिख सकता हूँ, एफ का कोऑर्डिनेट ए सी से लिख सकता हूँ। तो देखो एफ के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएगा, एफ का कोऑर्डिनेट हो जाएगा आपका म्यू इंटू ए, क्या हो जाएगा म्यू इंटू ए प्लस क्या हो जाएगा 1 इंटू बी डिवाइडेड बाई म्यू प्लस 1, ये तो एफ का कोऑर्डिनेट्स हो गया। अब देखो जो ई का कोऑर्डिनेट्स है ना, ई का कोऑर्डिनेट्स हम लोग एक ए सी से लिख चुके हैं, ई का कोऑर्डिनेट सॉरी ए डी से हम लोग लिख चुके हैं। अब ई का कोऑर्डिनेट ना जो हम लोग ना एफ बी से लिखेंगे, ठीक है। कोऑर्डिनेट ऑफ ई, कोऑर्डिनेट या पोजीशन वेक्टर ऑफ ई फ्रॉम कहाँ से लिखेंगे हम लोग, ई का कोऑर्डिनेट हम लोग लिखेंगे एफ बी से, कहाँ से लिखेंगे एफ बी से, एफ मिल चुका है, ठीक है, एफ मिल चुका है। तो देखो क्या हो जाएगा लेमडा इंटू 0, ई के कोऑर्डिनेट्स में लिखता हूँ लेमडा इंटू 0 प्लस, ठीक है 1 इंटू एफ, एफ के कोऑर्डिनेट्स आ चुके हैं, तो 1 इंटू एफ कितना होगा म्यू इंटू ए प्लस बी बाई म्यू प्लस 1 डिवाइडेड बाई क्या होगा जी, डिवाइडेड बाई हो जाएगा लेमडा प्लस 1, ठीक है, लेमडा प्लस 1। अब देखो हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोगों ने क्या किया कि जो ई का कोऑर्डिनेट्स है दो तरीके से लिख लिया। ई का कोऑर्डिनेट्स एक बार हम लोगों ने
AD से लिखा और E का कोऑर्डिनेट्स हम लोगों ने FB से लिखा। अब E तो सेम ही है तो दोनों कोऑर्डिनेट्स को आपस में क्या कर सकते हैं, इक्वलेट कर सकते हैं। तो E ऐसा लिखा हुआ है A/2 प्लस B/4 इक्वल टू, ओके। और E का कोऑर्डिनेट्स यहाँ से लिखेंगे तो देखो यहाँ के A के कोएफिशिएंट, A वेक्टर का कोएफिशिएंट अगर निकालेंगे तो क्या आएगा, म्यू A वेक्टर डिवाइडेड बाई म्यू प्लस 1 इंटू लेमडा प्लस 1 प्लस B वेक्टर डिवाइडेड बाई म्यू प्लस 1 इंटू लेमडा प्लस 1, ओके। अब दोनों तरफ से A वेक्टर और B वेक्टर के जो कोएफिशिएंट है आपस में हम लोग इक्वल कर देंगे तो म्यू आ जाएगा। अपने को क्या चाहिए, म्यू ही तो चाहिए। तो देखो एक यहाँ का A का कोएफिशिएंट कितना है 1/2 और यहाँ पे A का कोएफिशिएंट क्या है म्यू अपॉन म्यू प्लस 1 इंटू लेमडा प्लस 1, ठीक है। इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल देते हैं। और देखो यहाँ से B का कोएफिशिएंट इक्वल करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 1/4 होगा और यहाँ पे B का कोएफिशिएंट क्या है 1 अपॉन म्यू प्लस 1 और लेमडा प्लस 1। इक्वेशन नंबर 2 आ गया। क्या आ गया, इक्वेशन नंबर 2 आ गया। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, अब हम लोग 1 डिवाइडेड बाई 2 कर देते हैं, 1 डिवाइडेड बाई 2 कर देते हैं। तो 1/2 डिवाइडेड बाई 1/4 इक्वल टू कितना आ जाएगा, देखो ये नीचे से नीचे कट गया म्यू बाई 1, तो यहाँ से म्यू का वैल्यू कितना आ गया 2 आ गया, म्यू का वैल्यू 2 आ गया। अब यहाँ पे देखो म्यू का वैल्यू 2 आ चुका है, ठीक है। म्यू कितना आ चुका है, म्यू का वैल्यू 2 आ चुका है। तो हम लोग को क्या चाहिए, हम लोग को चाहिए AF रेशियो FC। तो AF रेशियो FC चाहिए। तो AF अगर मान लो 1 है तो FC कितना होगा 1 और 2 1/3। तो इसका आंसर क्या होगा 1/3। ऑप्शन नंबर बॉम्बे इसका सही आंसर होने वाला है, ओके। क्वेश्चन नंबर 55 देखते हैं। बोला है एंगल बिटवीन डायगोनल और पैरेललोग्राम हुज साइड्स आर। देखो एक पैरेललोग्राम है ना, उसका साइड दे रखा है, ठीक है, उसका साइड दे रखा है। मान लो एक A वेक्टर दे रखा है, मुझको मैं इसको A वेक्टर बोल देता हूँ। क्या दिया है 2i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप और एक B वेक्टर दे रखा है। B वेक्टर क्या दे रखा है आपका, दे रखा है i कैप माइनस j कैप, i कैप माइनस j कैप माइनस k कैप, ठीक है। तो इसके डायगोनल्स के बीच में एंगल, तो देखो आपको पता होना चाहिए कि अगर A वेक्टर और B वेक्टर किसी पैरेललोग्राम के एडजेसेंट साइड को रिप्रेजेंट करते हैं तो A वेक्टर प्लस B वेक्टर और A वेक्टर माइनस B वेक्टर उसका डायगोनल को रिप्रेजेंट करेंगे। तो हम लोग उसका डायगोनल निकाल सकते हैं। तो D1 क्या हो जाएगा, D1 वेक्टर हो जाएगा A वेक्टर प्लस B वेक्टर और D2 वेक्टर हो जाएगा क्या हो जाएगा A वेक्टर माइनस B वेक्टर और इसके बीच में एंगल ही निकालना है, पहले डायगोनल्स निकाल सकते हैं। तो A वेक्टर प्लस B वेक्टर करेंगे तो क्या आएगा 3i कैप और खत्म 0 0 और A वेक्टर माइनस B वेक्टर करेंगे तो क्या आएगा 2 माइनस 1 कितना होगा i कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप। अब देखो इसके बीच में एंगल निकालना है तो cos थीटा कितना हो जाएगा, cos थीटा हो जाएगा d1 डॉट d2 डिवाइड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ d1 मैग्नीट्यूड ऑफ d2, ठीक है। तो d1 डॉट d2 करेंगे तो कितना आ जाएगा 3 और मैग्नीट्यूड ऑफ d1 कितना हो जाएगा 3, मैग्नीट्यूड ऑफ d2 कितना होगा 44893, दैट मीन्स 1/3। तो थीटा कितना हो जाएगा cos इनवर्स 1/3, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका A सही होने वाला है। ऑप्शन नंबर इसका A सही है, ओके। क्वेश्चन नंबर 56 देखते हैं। 56 में क्या बोला है XY प्लेन डिवाइड द लाइन ज्वाइनिंग इन द पॉइंट, जो भी है, ठीक है। एक पॉइंट है -1 और 3 और 4, ओके, और एक है 2 -5 और 6। बोला है XY प्लेन, कौन सा प्लेन XY प्लेन। तो XY प्लेन इस लाइन ज्वाइन को कितने रेशियो में डिवाइड करेगा, तो आपको पता होना चाहिए एट XY प्लेन Z 0 होता है। तो देखो मैं इसका रेशियो अगर मान लूँ लैम्डा इंटू 1 रेशियो, ठीक है, तो इसका जो भी पॉइंट होगा वो कैसा होगा XY और 0 टाइप का होगा। तो इसका Z कोऑर्डिनेट को अपन क्या कर देते हैं 0, ठीक है। देखो लैम्डा इंटू 6 कितना हो जाएगा 6 लैम्डा प्लस 1 इंटू 4 डिवाइड बाई लैम्डा प्लस 1 इक्वल टू 0। Z कोऑर्डिनेट इसका मैंने क्या कर दिया 0 कर दिया, यानी कि 6 लैम्डा इक्वल टू -4, लैम्डा का वैल्यू -2/3। माइनस आने का मतलब कि एक्सटर्नली इंटरसेक्शन, यानी कि 2/3 क्या हो जाएगा एक्सटर्नली हो जाएगा, यानी कि एक्सटर्नली इन द रेशियो ऑफ 2/3। ऑप्शन नंबर इसका बॉम्बे सही होने वाला है, ओके। क्वेश्चन नंबर 57 के बारे में देखते हैं। एक लाइन दिया है और विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट, आपको गलत देखना है ना। तो देखो एक लाइन ऐसा कुछ है x -1/1 y -2/2 और z -3/3 ऐसा कुछ है। तो कौन सा इनकरेक्ट है, देखो ऑप्शन नंबर 1 चेक करते हैं। इट लाई इन द प्लेन x -2y प्लस z इक्वल टू 0, x -2y प्लस z इक्वल टू 0। ये बोला है क्या ये लाइन इस प्लेन में लाई कर रहा है। अब देखो ये प्लेन का इक्वेशन दिया है ना, ये प्लेन का इक्वेशन दिया है तो प्लेन का नॉर्मल वेक्टर दिया है। देखो नॉर्मल वेक्टर क्या है आपको पता होना चाहिए, ये होगा i कैप माइनस 2j कैप प्लस k कैप। अच्छा अगर ये लाइन है, अगर लाइन प्लेन में रहेगा तो लाइन का जो पैरेलल वेक्टर है वो भी प्लेन में रहेगा। तो जो लाइन का पैरेलल वेक्टर है तो क्या है,
पैरेलल वेक्टर सपोज मान लेता हूँ आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप। तो अगर लाइन इस प्लेन में है तो लाइन का पैरेलल वेक्टर भी इस प्लेन में है। तो देखो ये लाइन का पैरेलल वेक्टर और प्लेन का नॉर्मल वेक्टर दोनों का डॉट क्या होगा, दोनों का डॉट तो जीरो होना है क्योंकि दोनों क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर। एक बार देखते हैं अगर डॉट जीरो हुआ तो लाइन इस प्लेन में लाई करेगा। तो देखो डॉट निकालेंगे तो मैं निकालूंगा 1 × 1 हो जाएगा, 2 × 2 -4 और प्लस 3 = 0। यानी कि लाइन का पैरेलल वेक्टर प्लेन का नॉर्मल वेक्टर का डॉट जीरो है, दैट मींस लाइन प्लेन में लाई कर रहा है। मतलब पहला ऑप्शन तो करेक्ट है, अपने को देखना है इनकरेक्ट। ऑप्शन नंबर बॉम्बे देखते हैं, इट इज सेम एज द लाइन 1 2 3। अब देखो ये लाइन का जो पैरेलल वेक्टर है 1 2 3 है ना, आई कैप 2j कैप 3k है, और सेकंड वाला बी ऑप्शन का भी पैरेलल वेक्टर 1 2 3 है। अच्छा इस लाइन पे हम लोग बोल सकते हैं कि इस लाइन पे एक पॉइंट लाई करेगा 1 2 3। तो अगर ये इस लाइन की तरफ सेम है तो वो जो लाइन दिया है x/1 y/2 और z/3, इसमें भी 1 2 3 लाई होना चाहिए। तो अगर x को डालेंगे 1 तो 1 आ जाएगा, तो y को 2 डालेंगे तो 1 आ जाएगा, z को 3 डालेंगे तो 1 आ जाएगा। दैट मीन्स ऑप्शन बी भी करेक्ट है। ये दोनों लाइन क्या है, सेम। एक्चुअली ये पैरेलल है और दो पैरेलल लाइन कभी इंटरसेक्ट नहीं करेगा, तो इस पे जो पॉइंट है इस पे भी वही पॉइंट है, दैट मीन्स दोनों लाइन क्या है, सेम ही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी देखते हैं, इट इज पासिंग थ्रू 2 3 5। तो 2 3 5 से अगर पास करेगा तो 2 3 5 इस इक्वेशन को क्या करेगा, सेटिस्फाइड करेगा। तो यहाँ पे 2 डालते हैं तो क्या आएगा, 2 - 1/1 शुड बी इक्वल टू कितना होना चाहिए 3 डालेंगे तो क्या आएगा 3 - 2/2। तो देखो ना 2 - 1/1 ये कितना हो जाएगा, सपोज देखते हैं ये हो जाएगा 1 और ये यहाँ पे हो जाएगा 1/2, 1 नॉट इक्वल टू 1/2। दैट मीन्स ये गलत है, 2 3 5 से ये लाइन पास नहीं कर रहा, तो अपने को गलत ऑप्शन ही चाहिए, मतलब ऑप्शन नंबर अपना सी करेक्ट है। ओके, क्वेश्चन नंबर 58 देखते हैं। 58 में बोल रहा है कि एक लाइन अल्फा बीटा गामा कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ एंगल बना रहा है। तो कुछ ये इसमें मतलब एक इक्वेशन दिख रहा है, ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन, कौन से सेटिस्फाइड करेगा। तो देखो आपको पता होना चाहिए कि कोई भी लाइन अल्फा बीटा गामा एक्स वाई जेड के साथ एंगल बनाता है तो आपको ये पता होना चाहिए कि cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा ये लिखवाया जाता है, एनसीईआरटी में भी है। cos स्क्वायर गामा का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। ठीक है, अब इसमें cos 2 अल्फा है तो मैं 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 2 cos स्क्वायर अल्फा प्लस 2 cos स्क्वायर बीटा प्लस 2 cos स्क्वायर गामा इक्वल टू कितना होगा, 2 हो गया। कितना हो गया, 2 हो गया। अच्छा आपको एक फॉर्मूला पता होगा कि cos 2 अल्फा क्या होता है, 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस 1। ठीक है, तो 2 cos स्क्वायर अल्फा कितना हो जाएगा, 1 + cos 2 अल्फा। तो इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 + cos 2 अल्फा, इसकी जगह 1 + cos 2 बीटा, और इसकी जगह क्या लिखा जा सकता है, 1 + cos 2 गामा इक्वल टू 2 आ गया। तो देखो 1 1 2 और 2 से 2 तो चला गया, तो यहाँ पे क्या बच गया, यहाँ पे बचा cos 2 अल्फा प्लस cos 2 बीटा प्लस cos 2 गामा प्लस 1 = 0। तो देखते हैं ऑप्शन नंबर cos 2 अल्फा cos 2 बीटा cos 2 गामा प्लस 1 = 0, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होने वाला है। ओके, क्वेश्चन नंबर 59 देखते हैं। 59 में क्या बोला गया है, इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू द पॉइंट एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन। ठीक है, एक प्लेन है जिसमें एक पॉइंट रहता है 2 2 1 9 3 6। ठीक है, और वो एक दूसरे प्लेन के साथ परपेंडिकुलर है। तो मान लो ये जो बोर्ड है उस प्लेन का इक्वेशन निकालना है, और वो मेरा ये हथेली एक दूसरा प्लेन है, ये इसके परपेंडिकुलर है। अब ये जो दूसरा प्लेन है 2x + 6y + 6z - 1, उसका नॉर्मल वेक्टर दिया है। मैं मानता हूँ कि ये जो मेरा पेन है उसका नॉर्मल वेक्टर है। तो ये दोनों नॉर्मल वेक्टर और इस प्लेन में क्या रिलेशन होगा, इसका नॉर्मल और प्लेन क्या होगा, एक दूसरे के पैरेलल होगा। और कोई भी वेक्टर एक प्लेन के पैरेलल होना या प्लेन में होना एक ही बात है। दैट मीन्स इस जो प्लेन है इस प्लेन के परपेंडिकुलर है, उसका नॉर्मल वेक्टर इस प्लेन में लाई करेगा। दैट मीन्स इसका जो नॉर्मल वेक्टर है उस प्लेन में लाई करेगा। तो इसका नॉर्मल वेक्टर क्या है, 2i कैप प्लस 6j कैप प्लस 6k कैप इस प्लेन में लाई करेगा। अब प्लेन का इक्वेशन निकालने के लिए मैं एक वेरिएबल पॉइंट ले लेता हूँ प्लेन में, x y और z। अब मैं देखो यहाँ से एक वेक्टर बनाया, यहाँ से एक वेक्टर बनाया, तो देखो एक प्लेन में 3 वेक्टर मिल गया, 3 वेक्टर अपने को मिल चुका है। और 3 वेक्टर मिल गया तो कोप्लेनरिटी का कंडीशन लगा सकते हैं, स्केलर प्रोडक्ट क्या होगा, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट 0 हो जाएगा। ठीक है, तो प्लेन का इक्वेशन हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, x - 2 ये r ये वेक्टर r माइनस दिस, y - 2 z - 1, 9 में से 2 गया 7, 3 में से 2 गया 1, 6 में से 1 गया 5, और ये हो गया 2 6 6। ठीक है, इक्वल टू 0। तो यार डिटर्मिनेंट का प्रॉपर्टी लगा सकते हैं, यहाँ से 2 कॉमन आ जाएगा और वो उधर 0 की तरफ भी चल जाएगा। तो ये हो जाएगा x - 2 y - 2 z - 1 7 1 5 1 3 3 इक्वल टू 0। 2 कॉमन आया
और 2 उस साइड चला गया क्योंकि 0 के साइड जाके 0 हो गया। थोड़ा सा इसको हम लोग सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो सिंप्लीफाई करेंगे तो डिटर्मिनेंट खोलेंगे, x माइनस 2 कितना होगा 3 माइनस 15 माइनस का y माइनस 2, y माइनस 2 हो गया तो ये हो गया 21 माइनस 5 प्लस का z माइनस 1, z माइनस 1 हो गया तो ये हो गया 21 माइनस 1 इक्वल टू कितना हो गया 0। तो ये देखो यहाँ पे हो गया माइनस 12x प्लस का 24, ये हो गया 16 माइनस का 16y और प्लस का हो जाएगा 32 और ये हो गया 20 प्लस का 20z और ये हो जाएगा माइनस का 20 इक्वल टू 0। अभी हम लोग क्या कर सकते हैं, इसमें से 4 कॉमन ले सकते हैं ना, तो ये -4 कॉमन लेते हैं तो ये हो जाएगा 3x माइनस 6 प्लस का 4y, ठीक है, माइनस का 8 माइनस का 5z माइनस का प्लस का 4 इक्वल टू 0। तो ये हो गया 3x प्लस 4y माइनस 5z, 3x प्लस 4y माइनस 5z। और देखो ये कितना हो गया 8 और 6, 8 और 6 14, 14 में से 4 गया, 14 में से यहाँ पे 5 होगा, सॉरी यहाँ पे प्लस का 5 होगा, 14 में से 5 गया माइनस का 9 इक्वल टू 0, ठीक है। तो अपना देख लो ऑप्शन नंबर इसका क्या होगा, सी होगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 60 देखते हैं। 60 में बोला है द टेट्राइडन हैज वर्टाइसेस दिया है ABCD जो भी है, तो एंगल बिटवीन फेस OAB और फेस ABC। देखो एक टेट्राइडन है, ऐसा कुछ होता है टेट्राइडन, ठीक है। अब देखो इसमें क्या है कि टेट्राइडन वर्टाइसेस है OABC में लिख सकता हूँ, मान लो ये O हो गया, A हो गया, B हो गया और C हो गया। अब ये बोल रहा है कि द एंगल बिटवीन फेस OAB, ये देखो OAB फेस है और ABC, ठीक है, और एक फेस क्या है ABC, ABC वो पीछे वाला, इसके पीछे वाला जो प्लेन है। तो देखो ये OAB क्या होगा, एक प्लेन की तरह काम होगा। तो देखो OAB फेस है, मतलब वो एक प्लेन की तरह काम कर रहा है, तो OAB और ABC के बीच में एंगल निकालना है, मतलब 2 प्लेन के बीच में एंगल निकालना है। तो OAB और ABC फेस के बीच में एंगल उसके नॉर्मल वेक्टर के बीच में एंगल के इक्वल क्या होगा, ठीक है। तो OAB को हम लिख सकते हैं कि OA उसका जो नॉर्मल वेक्टर निकाल सकते हैं, OAB फेस का जो नॉर्मल वेक्टर निकाल सकते हैं वो हम लोग OA वेक्टर क्रॉस OB वेक्टर से निकाल सकते हैं। ये हो जाएगा N1 वेक्टर और उसके बीच में एंगल उसके नॉर्मल के बीच में एंगल के इक्वल होगा। फेसेस के नॉर्मल के बीच का एंगल और फेसेस के बीच का एंगल सेम होता है, किसी भी 2 प्लेन के बीच का एंगल उसके नॉर्मल के बीच के बने एंगल के इक्वल होता है। तो मैं OAB का नॉर्मल वेक्टर निकाल सकता हूँ OA क्रॉस OB से। वैसे ही हम लोग ABC का नॉर्मल वेक्टर निकाल सकते हैं ना, फेस ABC का, तो उसको N2 नाम देता हूँ। तो ABC का नॉर्मल वेक्टर मैं लिख सकता हूँ AB क्रॉस AC से। और इन हम लोगों को क्या निकालना है, दोनों के बीच में एंगल, तो cos थीटा क्या हो जाएगा, cos थीटा हो जाएगा N1 डॉट N2 डिवाइडेड बाई मोड ऑफ N1 इंटू मोड ऑफ N2, ठीक है। तो चलो अपन निकालते हैं N1 वेक्टर निकालते हैं, OA वेक्टर, ठीक है। तो OA वेक्टर कैसे निकालेंगे, A का पोजीशन में O का पोजीशन वेक्टर माइनस करेंगे, तो A का दिया है 1 2 1, वो तो वही है I कैप J कैप K कैप 1 2 1, ठीक है। OB कैसे होगा, B में से O माइनस करेंगे तो 2 1 3 हो जाएगा, 2 1 3। तो N1 वेक्टर निकालते हैं, N1 वेक्टर हो जाएगा I कैप होगा और ये हो जाएगा 6 माइनस 1 5 माइनस का J कैप हो गया ना, तो ये हो गया 3 माइनस 2 1 प्लस का क्या हो गया K कैप हुआ तो 1 माइनस 4 कितना हो गया माइनस का 3, ठीक है। तो ये N1 वेक्टर आ गया, ये N1 वेक्टर आ चुका है। अभी हम लोग N2 वेक्टर निकालेंगे, तो N1 वेक्टर थोड़ा मैं अच्छे से लिख देता हूँ 5 I कैप माइनस J कैप माइनस 3 K कैप, ठीक है। N2 वेक्टर निकालता हूँ मैं, N2 वेक्टर क्या होगा AB क्रॉस AC, ठीक है, AB क्रॉस AC, क्योंकि ABC है तो AB मतलब B माइनस A करेंगे तो देखो I कैप J कैप K कैप, B माइनस A, B का पोजीशन माइनस A कैप, तो AB वेक्टर मिलेगा। तो 2 में से 1 गया 1, 1 में से 2 गया माइनस 1 और 3 में से 1 गया 2, ये AB हो गया। फिर AC निकालेंगे C माइनस A, तो माइनस 1 माइनस 2 हो जाएगा। और देखो 1 माइनस 2 माइनस 1 होगा और 2 माइनस 1 कितना होगा 1 होगा, ठीक है, 2 माइनस 1 1 होगा। तो देखो N2 वेक्टर भी निकाल सकते हैं, I कैप हो गया, ये हो गया माइनस 1 प्लस का 2, ठीक है, माइनस 1 और प्लस का 2 माइनस J कैप करेंगे तो 1 प्लस का हो गया 4, 1 और प्लस 4 प्लस का K कैप करेंगे तो क्या होगा माइनस 1 और माइनस 2। तो N2 वेक्टर अपना आ गया I कैप माइनस 5 J कैप माइनस 3 K कैप, ठीक है। तो अब cos थीटा निकाल सकते हैं, cos थीटा N1 डॉट N2, ठीक है।
n1 डॉट n2 करेंगे। तो n1 डॉट n2 देखो n1 है 5 1 कितना हो गया 5 मोड आ जाता है 5 और 5 कितना आ गया 5 आ गया 5 इंटू 1 और 3 इंटू 3 कितना आ गया 9 आ गया डिवाइडेड बाई इसका मैग्नीट्यूड तो ये हो जाएगा 25 प्लस 1 प्लस 9 ठीक है और ये हो जाएगा 25 प्लस 1 प्लस 9 यानी कि 5 5 10 19 कॉस थीटा कितना हो गया 19 बाई और ये हो जाएगा 35 तो थीटा कितना हो जाएगा कॉस इनवर्स 90 बाई 35 ऑप्शन नंबर इसका बी सही आंसर है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होने वाला है। ओके क्वेश्चन नंबर 61 देखते हैं। 61 में क्या बोला है कि लाइन इंटरसेक्ट द कर्व और जेड 0 दिया है तो सी का वैल्यू निकालना है। एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है x माइनस 2/3 y प्लस 1/2 और z माइनस 1/-1 जेड 0 दे रखा है जेड को 0 पुट कर दो तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 0 1 आ जाएगा y प्लस 1/2 और x माइनस 2/3 तो यहाँ से x का वैल्यू कितना आ जाएगा 3 प्लस 2 5 और y का वैल्यू कितना आ जाएगा 2 माइनस 1 1 तो ये एक्स वाई इक्वल टू सी स्क्वायर को क्या करेगा सेटिस्फाइड करेगा तो सेटिस्फाइड कर दो एक्स की जगह 5 वाई की जगह 1 5 इक्वल टू सी स्क्वायर तो सी का वैल्यू कितना होगा प्लस माइनस √5 तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। ओके क्वेश्चन नंबर 62 देखते हैं। 62 में देखा है कि एक आर ये देखो जो आर होता है ना आर इक्वल टू a1 प्लस लेमडा बी एक्चुअली ये एक लाइन का इक्वेशन होता है प्लेन में जो लाइन a1 पॉइंट से पास होता है और b वेक्टर के पैरेलल होता है। तो ये देखो पहला जो इक्वेशन है r वेक्टर में a1 प्लस लेमडा b तो ये एक लाइन से पास होता है। लाइन पे एक पॉइंट है लाइन पे एक पॉइंट लाई कर रहा है कौन सा पॉइंट लाई कर रहा है और 2 - 2 और 3 और लाइन एक वेक्टर के पैरेलल है कौन से वेक्टर के पैरेलल है i कैप माइनस j कैप प्लस 4k के पहला जो इन्फॉर्मेशन है। दूसरा प्लेन है ठीक है लाइन तो बोली जगह है दूसरा क्या है प्लेन है तो r डॉट n इक्वल टू डी देखो प्लेन का जो वेक्टर इक्वेशन होता है r डॉट n इक्वल टू d1 होता है या d होता है। तो ये जो प्लेन का नॉर्मल वेक्टर दिया है प्लेन का नॉर्मल वेक्टर क्या दिया है प्लेन का नॉर्मल वेक्टर दिया है i के प्लस 5j के प्लस k के ठीक है। तो एक प्लेन दिया है उसका नॉर्मल वेक्टर दिया है और एक लाइन दिया है लाइन का पैरेलल वेक्टर दिया है ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ मैं जो लाइन का जो पैरेलल वेक्टर है ना और प्लेन का नॉर्मल वेक्टर का एक बार मैं डॉट करता हूँ मैं चेक कर रहा हूँ कि क्या ये लाइन प्लेन के पैरेलल है या नहीं है ठीक है क्योंकि डिस्टेंस पूछा है ना तो पैरेलल होना चाहिए तभी तो डिस्टेंस निकलेगा नहीं तो अदरवाइज इंटरसेक्शन हो जाएगा। तो एक बार चेक कर देते हैं तो दोनों का डॉट करोगे तो कितना आएगा 1 और ये हो जाएगा -5 + 4 दोनों का डॉट क्या आ गया 0 हो गया मतलब लाइन जो होगा पैरेलल टू क्या होगा प्लेन होगा लाइन प्लेन के पैरेलल है। तो लाइन प्लेन के पैरेलल है तो लाइन पे अगर कोई पॉइंट होगा ना लाइन पे किसी पॉइंट का प्लेन से डिस्टेंस ही लाइन और प्लेन के बीच के डिस्टेंस के इक्वल होगा। तो लाइन पे एक पॉइंट है 2 - 2 3 तो लाइन पे एक पॉइंट क्या दिया है 2 - 2, 3 तो लाइन से प्लेन का जो डिस्टेंस होगा ना इस पॉइंट से प्लेन के डिस्टेंस के इक्वल ही होगा। तो अब अपना क्वेश्चन ये बन गया अपना क्वेश्चन ये क्या बन गया कि एक पॉइंट है अपना लाइन पे एक पॉइंट है अपना 2 - 2 और 3 और एक प्लेन है प्लेन का कार्टेशियन इक्वेशन हम लोग लिख सकते हैं उसको ऐसे लिख सकते हैं x + 5y + z - 5 = 0। तो इस पॉइंट से इस प्लेन का डिस्टेंस निकालना है तो डिस्टेंस का फॉर्मूला अपने को पता है डिस्टेंस इक्वल टू कितना होगा 2 ठीक है माइनस का कितना हो जाएगा 10 और प्लस का हो जाएगा 3 - 5 अंडर रूट कितना हो जाएगा 1 + 25 + 1 ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा 2 3 5 5 कट गया मतलब 10 बाई और ये 27 को मैं लिख सकता हूँ 3√3 10/3√3 दैट मीन्स ऑप्शन नंबर बॉम्बे इसका सही है ऑप्शन बॉम्बे इसका सही है। ओके क्वेश्चन नंबर 63 करते हैं इसेंट्रिसिटी ऑफ हाइपरबोला इस हाइपरबोला का इसेंट्रिसिटी निकालना है। तो पहले हम लोग इस हाइपरबोला को स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। देखो ये कुछ ऐसा लिखा हुआ है 9x² - 16y² - 72x + 96y - 144 = 0 ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं x² को एक साथ लिखते हैं 9 कॉमन ले लिया मैं x² माइनस कितना हो गया 8x² और यहाँ से मैं क्या करता हूँ 16 कॉमन ले लेता हूँ तो ये आ जाएगा y² - 16y = 144 ऐसा कुछ हो गया। अब मैं इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाता हूँ परफेक्ट स्क्वायर बनाऊंगा तो 9 हो जाएगा ये हो जाएगा x - 4 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे देखो यहाँ पे एक बात इसको ओपन करोगे तो क्या आएगा x² आएगा -8x आएगा बट मैंने इसमें एक्स्ट्रा कितना ऐड किया 4 का स्क्वायर लेकिन 4 का भी स्क्वायर नहीं किया 4 का स्क्वायर इंटू 9 ठीक है। तो 16 × 9 144 ऐड किया तो मैं क्या करूंगा इधर भी 144 तो ऐड करने वाला हूं। अब यहाँ पे देखो माइनस का यहाँ पे 16 हो गया अब ये इसको हम लोग लिख सकते हैं y - 3 का होल स्क्वायर ठीक है। अब यहाँ पे देखो इसको ये हो जाएगा y² - 6y + 9 9 × 16 मैंने यहाँ पे ऐड किया
तो सब्ट्रैक्ट करूंगा ना, बट यहाँ पे माइनस साइन है ना, तो -144 इधर हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो दोनों कैंसिल हो गया। अब 144 से डिवाइड करेंगे तो ये ऐसा कुछ हो जाएगा, x-4 का होल स्क्वायर बाई 16, और ये हो जाएगा y-3 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 9 इक्वल टू 1, ऐसा कुछ हो गया। अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो गया हाइपरबोला। अभी अपने को क्या करना है, अपने को इसका क्या निकालना है, इसेंट्रिसिटी। तो देखो अपने को फॉर्मूला पता है, बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। तो बी स्क्वायर कितना है 9, ए स्क्वायर कितना हो जाएगा 16, ई स्क्वायर माइनस 1, तो ई स्क्वायर का वैल्यू हो गया 1 प्लस 9/16, तो ई का वैल्यू हो गया √16 और 9 25/16, दैट मीन्स 5/4। तो इसका इसेंट्रिसिटी कितना हो जाएगा 5/4। ऑप्शन नंबर दिल्ली इसका सही आंसर होने वाला है। ओके, क्वेश्चन नंबर 64 देखते हैं। 64 में क्या बोल रहा है कि m1 एंड m2 आर द स्लोप ऑफ द टेंजेंट ऑफ द हाइपरबोला फ्रॉम द पॉइंट 6,2। अच्छा, एक हाइपरबोला है, ठीक है, और उस पर क्या होगा, हम लोग क्या कर रहे हैं 6,2 से टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं। हाइपरबोला का इक्वेशन है x² माइनस y² 16 = 1। ओके, तो m1 m2 इसके स्लोप है, टेंजेंट का स्लोप है m1 और m2। तो अपने को निकालना है 1/m1 प्लस 1/m2 का वैल्यू, ठीक है। तो दैट मीन्स इसको अगर सिंप्लीफाई करोगे तो हम लोग को क्या निकालना है m1 m2 और m1 प्लस m2 डिवाइड बाई m1 m2 का वैल्यू। ओके, अब देखो हाइपरबोला का इक्वेशन टेंजेंट का हम लोग कैसे लिखते हैं, y = mx प्लस √a² m² माइनस b²। मैं हाइपरबोला के टेंजेंट के स्लोप को m अज्यूम कर लेता हूँ, ठीक है। अब ये कहाँ से पास कर रहा है, 6,2 से पास कर रहा है, ठीक है। तो 6,2 से पास करा देते हैं, तो y की जगह 2 x की जगह 6, ठीक है, 6m प्लस a² का वैल्यू है 25, m को m अज्यूम किया है मैंने, और b² का वैल्यू कितना है 16 है, ठीक है। मैं ऐसे करता हूँ 2 - 6m का स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देता हूँ, ठीक है। 25m² माइनस 16 का मैं क्या करता हूँ स्क्वायरिंग कर देता हूँ। थोड़ा इसको मैं सिंप्लीफाई करूँगा तो ये हो जाएगा 4 + 36m², ठीक है। और देखो 4 × 12 24m, 2ab, ठीक है ना, माइनस 24m इक्वल टू कितना हो गया 25m² माइनस का 16, ऐसा कुछ हो गया। थोड़ा और इसको सिंप्लीफाई करते हैं हम लोग, इस इक्वेशन को और सिंप्लीफाई करेंगे तो देखो 25 और 36 है, कितना हो जाएगा 11m², ठीक है, 11m², ठीक है, माइनस हो गया 24m। ओके, और 16 इधर आएगा ना तो प्लस कितना हो जाएगा 20 = 0, ठीक है। 16 इधर आ गया, 16 4 20 = 0। तो इसके ही तो रूट्स होंगे m1 m2, m में क्वाड्रेटिक बना 2 m का वैल्यू देगा, तो इसके ही रूट होंगे m1 m2। तो देखो m1 प्लस m2 का वैल्यू कितना हो जाएगा -b/a, मतलब 24/11, और m1 m2 कितना हो जाएगा 20/11। तो हम लोग क्या निकालना है m1 प्लस m2 कितना होगा 24/11 डिवाइड बाई m1 m2 कितना है 20/11। 11 से 11 कट गया, यह आ जाएगा 6/5। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर बॉम्बे इसका सही आंसर होने वाला है। ओके, और क्वेश्चन नंबर 65 देखते हैं। 65 में बोला है डायरेक्टर सर्कल ऑफ द इलिप्स विच इज हैविंग द एक्सिस अलोंग द कोऑर्डिनेट एक्सिस एंड फोकी, ठीक है। अब देखो इलिप्स का एक फोकी दिया है, मतलब फोकी क्या है ए, 0, ये दे रखा है क्या +-2, 0 दे रखा है, मतलब ए का वैल्यू कितना है 2 है, और इसने ई का वैल्यू 1/2 दिया है, तो a × 1/2 = 2। दैट मीन्स यहाँ से a का वैल्यू कितना आ गया 4, इक्वेशन 1 हो गया। अपने को पता है b² = क्या होता है a² 1 - e², तो b² भी निकाल सकता है, a² कितना हो जाएगा 16 और 1 - 1/4 यानी 16 × 3/4, दैट मीन्स 12। b² का वैल्यू कितना आ गया 12। और इलिप्स का जो एक्सिस है कोऑर्डिनेट एक्सिस ही है, मतलब स्टैंडर्ड वाला इलिप्स है, तो इसका इक्वेशन हो गया x² / a², तो x² / 16 और y² / 12 = 1। ये इलिप्स का इक्वेशन हो गया। अब इलिप्स का डायरेक्टर सर्कल निकालना है। देखो डायरेक्टर सर्कल क्या होता है, डायरेक्टर सर्कल होता है जो एक इलिप्स होता है, इलिप्स का डायरेक्टर सर्कल एक सर्कल होता है, ठीक है, वो कोसेंट्रिक विद द इलिप्स होता है। और डायरेक्टर सर्कल का प्रॉपर्टी क्या होता है कि डायरेक्टर सर्कल से इलिप्स पे अगर टेंजेंट ड्रॉ करोगे ना, डायरेक्टर सर्कल से इलिप्स पे अगर टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो उसके बीच में एंगल कितना होगा 90 डिग्री। और उसका इक्वेशन होता है x² + y² = a² + b², ठीक है। तो देख लो डायरेक्टर सर्कल का इक्वेशन लिख सकते हैं, तो x² हो गया प्लस y² और a² + b² कितना हो जाएगा 28। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर दिल्ली इसका सही आंसर है, ऑप्शन नंबर दिल्ली इसका सही आंसर है। ओके, क्वेश्चन नंबर 66 देखते हैं। 66 में क्या है, द पॉइंट दिया है एट द फोकी ऑफ इलिप्स एंड पासिंग थ्रू ओरिजिन। एक इलिप्स है, इलिप्स का फोकी दे रखा है, इलिप्स का फोकी क्या दे रखा है आपका 5,12 और क्या दे रखा है 24,7। चलो अच्छी बात है। और इलिप्स ओरिजिन से पास हो रहा है, इलिप्स कहाँ से हो रहा है
ओरिजिन से, ठीक है। तो आपने इलिप्स का जो स्टैंडर्ड इक्वेशन पढ़ा होगा, इलिप्स का स्टैंडर्ड यही इक्वेशन होता है कि PS1 प्लस PS2 इक्वल टू कितना होता है 2a, ठीक है। इलिप्स पे किसी पॉइंट से S1 उसका फोकस से डिस्टेंस का सम उसका लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस के इक्वल होता है। तो PS1 प्लस PS2 कितना होता है 2a। तो देखो, और हम लोग को ये भी पता है कि डिस्टेंस बिटवीन फोकी 2ae होता है। तो 2ae, ठीक है, वो क्या होता है S1 S2 डिस्टेंस बिटवीन फोकी। तो इतना इन्फॉर्मेशन दे रखा है, अपने को क्या चाहिए इसेंट्रिसिटी ऑफ द इलिप्स, ठीक है। तो ये 2a है, ये 2a ही है, ठीक है। इसको बोलता हूँ मैं 1 और इसको मैं बोलता हूँ इक्वेशन नंबर 2। तो मैं 2 डिवाइड बाई 1 करूँगा ना, 2 डिवाइड बाई अगर मैं 1 कर दूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, e मिल जाएगा। तो चलो मैं PS1 निकालता हूँ। PS1 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 13 और PS2 कितना हो जाएगा 25, ठीक है, इक्वल टू कितना हो गया 2a, ओके। यानी कि 38 इक्वल टू आ गया 2a, इक्वेशन नंबर 1। अच्छा 2a, इसके बीच का डिस्टेंस निकालते हैं। तो ये हो जाएगा 24 माइनस 5, 24 माइनस 5 कितना हो जाएगा 19 का स्क्वायर 361, ठीक है। और 7 माइनस 12 5 का स्क्वायर 25, ठीक है। 12 में से 7 गया 5 का स्क्वायर, तो 5 1 हो गया 6 और 2 6 हो गया 8, 386 हो गया। ये कितना हो गया 386 हो गया। तो ये इसका वैल्यू आ गया 386। तो 2 डिवाइड 1 करेंगे तो e का वैल्यू कितना होगा, रूट ओवर 386 हो गया, सॉरी। तो रूट ओवर कितना आ जाएगा 386 डिवाइड बाई 38, ठीक है। 386 डिवाइड बाई 38, दैट मीन्स ऑप्शन नंबर इसका ए सही है। ऑप्शन नंबर इसका ए सही होने वाला है, ओके। क्वेश्चन नंबर 67 देखते हैं, अच्छा क्वेश्चन है। 67 में क्या बोला है, S1 S2 आर द फोकी ऑफ द इलिप्स विथ मेजर एक्सिस लेंथ 10 and P is the any point of the ellipse such then perimeter of triangle PS1 S2 is 15, then the eccentricity of ellipse। चलो इसको तोड़ करते हैं। S1 S2 फोकी ऑफ इलिप्स, ठीक है, वापस वही बात है, वही कहानी होगी। PS1 S2, ठीक है, फोकी ऑफ इलिप्स है एंड लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस मतलब 2a का मुझे पता है कि PS1 प्लस PS2 ये होता है 2a, यानी कि PS1 प्लस PS2 का वैल्यू कितना दे रखा है 10 दे रखा है, ओके। और बोला है कि P इज एनी पॉइंट ऑफ द इलिप्स सच दैट पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल PS1 S2, इस ट्रायंगल के पेरीमीटर की बात बोल रहा है, इस ट्रायंगल के पेरीमीटर की बात बोल रहा है। कितना है 15 है, कितना है 15 है, ठीक है। तो PS1 प्लस मतलब मुझे तो अपन बोल सकते हैं कि S1 S2 का वैल्यू कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, क्योंकि ये 10 और ये 5 तीनों का पेरीमीटर मतलब सम ऑफ लेंथ ऑफ साइड्स होता है ट्रायंगल का पेरीमीटर। तो S1 S2 कितना हो गया 5 हो गया, ओके। देन द इसेंट्रिसिटी निकालना है, क्या निकालना है इसेंट्रिसिटी। तो ऑब्वियसली बात है, देखो ये होता है 2a, इसका वैल्यू होता है इक्वेशन 1 बोल देते हैं और ये बोलते हैं 2, ठीक है। तो PS1 प्लस PS2, ठीक है, 2a इक्वल टू दिया है 10, ठीक है। और S1 S2 के बीच का डिस्टेंस कितना होता है 2ae इक्वल टू कितना दिया है 5, इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। तो दोनों को डिवाइड करते हैं, 2 डिवाइड बाई 1 कर देते हैं, तो कितना हो जाएगा e इक्वल टू कितना आ जाएगा 5/10। आंसर कितना आ जाएगा 1/2, ऑप्शन नंबर ए आंसर इसका सही है। काफ़ी अच्छा कंसेप्चुअल क्वेश्चन था, ठीक है। इसका पेरीमीटर दिया था और मुझे पता है PS1 प्लस PS2 इक्वल टू 2a, ठीक है। दिस इज द बेसिक डेफिनेशन ऑफ इलिप्स, ओके। चलो नेक्स्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर 68 करते हैं। 68 में क्या बोला है, इफ द लेटेस्ट सेक्टम ऑफ द हाइपरबोला सबटेंडेड राइट एंगल एट द सेंटर, ओके। एक हाइपरबोला है, इसका लेटेस्ट सेक्टम क्या होता है, इसका लेटेस्ट सेक्टम होता है ए कोमा बी स्क्वायर बाई ए और होता है ए कोमा माइनस बी स्क्वायर बाई ए। लेटेस्ट सेक्टम के ये कोऑर्डिनेट्स होते हैं ए कोमा बी स्क्वायर बाई ए और ए कोमा माइनस बी स्क्वायर बाई ए। अब बोला है लेटेस्ट सेक्टम ऑफ हाइपरबोला सबटेंडेड राइट एंगल एट द सेंटर। तो ये दो स्टैंडर्ड है ना, स्टैंडर्ड हाइपरबोला है ना, तो राइट एंगल एट सेंटर मतलब इसके बीच में एंगल कितना है 90 डिग्री। मतलब अगर इस लाइन का स्लोप m1 है, इस लाइन का स्लोप m2 है, तो m1 m2 कितना है -1। तो देखो मैं कर सकता हूँ m1 m2 इक्वल टू -1, तो वहाँ से कुछ अपना रिलेशन आएगा, देखते हैं। m1 कितना हो जाएगा बी स्क्वायर बाई ए -0 डिवाइडेड बाई क्या आएगा ए इन 2, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा माइनस बी स्क्वायर बाई ए डिवाइडेड बाई ए इक्वल टू -1। वंस माइनस माइनस से कट गया तो ये हो जाएगा b4 डिवाइड बाई ए स्क्वायर और ये हो जाएगा ए स्क्वायर ई स्क्वायर इक्वल टू 1। दैट मीन्स यहाँ से हो गया, यहाँ से एक रिलेशन आया b4 इक्वल टू क्या आ गया a4 ई स्क्वायर, मतलब बी स्क्वायर इक्वल टू क्या आ गया ए स्क्वायर ई, इक्वेशन 1 हम लोग बोल सकते हैं। अब हम लोग जानते हैं कि क्या होता है, हम लोग जानते हैं कि बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर
ई स्क्वायर माइनस 1 होता है। तो देखो बी स्क्वायर की जगह मैं क्या कर सकता हूँ, ए स्क्वायर ई इक्वल टू ए स्क्वायर, और यहाँ पे क्या हो जाएगा ई स्क्वायर माइनस 1, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो यहाँ से बन गया ई स्क्वायर माइनस ई माइनस 1 इक्वल टू 0। तो अपने को क्या निकालना है, इसका एसेंट्रिसिटी, तो बस सीधा सा लगा सकते हैं ई इक्वल टू माइनस बी, प्लस वाला लेते हैं, नेगेटिव वाला तो नहीं होगा, एसेंट्रिसिटी पॉजिटिव होता है, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a। तो ई का वैल्यू कितना हो जाएगा 1 प्लस रूट 5/2, ठीक है, 1 प्लस रूट 5/2, दैट मीन्स ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होने वाला है, ऑप्शन ए इसका सही आंसर होने वाला है। ओके, क्वेश्चन नंबर 69 देखते हैं। 69 में क्या बोला है, अ हाइपरबोला इज ट्रांसवर्स एक्सिस ऑफ लेंथ 2 sin थीटा, दैट मीन्स 2a इसका वैल्यू दिया है 2 sin थीटा हाइपरबोला का। ओके, और क्या दिया है, इट इज कोन फोकल विद द एलिप्स, मतलब इसका फोकस और एलिप्स का फोकस क्या है, दोनों सेम है। तो देखो एलिप्स क्या दिया है, एक्स स्क्वायर बाई 4 प्लस वाई स्क्वायर बाई 3 इक्वल टू 1। तो एलिप्स का एसेंट्रिसिटी निकालते हैं, तो बी स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, ई स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर, ठीक है। तो 1 माइनस ई स्क्वायर इक्वल टू हो गया आपका 3/4, ई स्क्वायर कितना हो गया 1/4, ई का वैल्यू कितना हो गया 1/2। ओके, ई का वैल्यू कितना हो गया 1/2। तो ई का फोकस हो जाएगा ए, फोकस ऑफ एलिप्स कितना हो जाएगा ए, दैट मीन्स ए 2 है, 2 इंटू 1/2 कितना हो गया 1 हो गया। अब ये बोल रहा है कि जो एलिप्स का फोकस है और हाइपरबोला का फोकस दोनों क्या है, सेम है, दोनों क्या है, सेम है। अब अपने को पता है कि बी स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, ए स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस 1, किसमें, हाइपरबोला में, किसमें, हाइपरबोला में। और हाइपरबोला का ए का वैल्यू दे रखा है, ए का वैल्यू क्या दिया है साइन थीटा, ठीक है। तो बी निकालते हैं, बी स्क्वायर, ठीक है, और क्या आ जाएगा, ए का वैल्यू होगा साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, और होगा ई स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। ए का वैल्यू मैंने डाल दिया साइन थीटा इक्वल टू ई स्क्वायर माइनस 1। अब यहाँ पर देखते हैं, अब बोला है कि फोकस ऑफ इलिप्स इक्वल टू फोकस ऑफ हाइपरबोला, ठीक है। तो इलिप्स का जो फोकस है वो कितना है 1 है, ठीक है। फोकस ऑफ इलिप्स इक्वल टू फोकस ऑफ हाइपरबोला, फोकस ऑफ इलिप्स इक्वल टू फोकस ऑफ हाइपरबोला। तो इलिप्स का फोकस क्या है 1 है, तो हाइपरबोला का भी फोकस क्या होता है ए कोमा ई, ठीक है। और हाइपरबोला का ए का वैल्यू कितना है साइन थीटा, और ई का वैल्यू कितना है ई, यानी हाइपरबोला का ई का वैल्यू कितना हो जाएगा 1/sin थीटा, क्या हो जाएगा cos थीटा हो जाएगा। अब ये वाला वैल्यू यहाँ पर चिपका दो, तो बी स्क्वायर आ जाएगा, बी स्क्वायर इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा, और ये हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो देखो बी स्क्वायर क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस कितना हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर 1 हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो बी स्क्वायर का वैल्यू कॉस स्क्वायर थीटा, ए स्क्वायर का वैल्यू साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो बस इक्वेशन में पुट कर दो, तो ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर बाई साइन स्क्वायर थीटा माइनस वाई स्क्वायर बाई कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ठीक है। तो इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वाई स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो देखते हैं एक्स स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वाई स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। ओके, क्वेश्चन नंबर 70 में देखते हैं, और ये जो हाइपरबोला है ना, अल्फा चेंज हो रहा है, तो कौन सा कांस्टेंट रहेगा, कौन सा, ठीक है। तो देखो यहाँ पे ए का वैल्यू कितना है कॉस अल्फा हाइपरबोला में, और बी का वैल्यू क्या है साइन अल्फा, ठीक है। तो ई का वैल्यू निकाल सकते हैं, बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस 1, तो ये हो जाएगा tan स्क्वायर अल्फा प्लस 1 इक्वल टू ई स्क्वायर। तो ई का वैल्यू क्या आ जाएगा सेक अल्फा आ जाएगा, ई का वैल्यू क्या आ गया सेक अल्फा। अगर मैं इसकी फोकस की बात करता हूँ, तो फोकस क्या होता है ए हो गया कॉस अल्फा, ई हो गया सेक अल्फा, ये कितना होगा 1। तो इसका जो फोकस होगा, फोकस का जो एक्स कोऑर्डिनेट होगा वो क्या होगा कांस्टेंट होगा, ठीक है, क्योंकि 1 है ना, वो अल्फा पर डिपेंड नहीं कर रहा। तो ऑप्शन नंबर इसका बी सही आंसर है। ओके, क्वेश्चन नंबर 71 देखते हैं, क्या बोला है, द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम द प्लेन मेजर पैरेलल टू द लाइन। ओके, एक पॉइंट है, ध्यान देखना 1 -2 और 3, इसका ना प्लेन से डिस्टेंस निकालना है, इसका ना प्लेन से डिस्टेंस निकालना है, बट कौन सा डिस्टेंस निकालना है, एक लाइन के पैरेलल मेजर किया गया है। देखो एक ही लाइन है ना, इसके पैरेलल वाला डिस्टेंस निकालना है। और देखो लाइन दिया है, तो लाइन का क्या दे रखा है, लाइन का पैरेलल वेक्टर दिया है, क्या दिया है 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस 6k कैप। तो मुझे क्या करना है, इस पॉइंट ए का, इसको मैं नाम देता हूँ बी, ए बी डिस्टेंस निकालना है, और ये जो लाइन है ना इसके पैरेलल, तो मैं क्या कर सकता हूँ कि मैं ए बी लाइन लिख सकता हूँ, क्या इक्वेशन ऑफ लाइन ए बी लिख सकता हूँ मैं, और बोल सकता हूँ ए बी जो होगा पासिंग थ्रू बी एंड पासिंग थ्रू ए एंड पैरेलल टू वेक्टर
दिस वन 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस 6k कैप। मुझे ए बी डिस्टेंस निकालना है, तो मैं ए बी लाइन का इक्वेशन लिख देता हूँ। ए बी ए से पास होगा और ए बी और ए लाइन, क्योंकि इसके पैरेलल ही निकालना है, तो ये दोनों लाइन आपस में क्या होंगे, पैरेलल होंगे। और मैं क्या करूंगा, ए बी लाइन का इक्वेशन निकाल सकता हूँ और फिर ए बी पर मैं एक पॉइंट ले लूंगा बी, और बी पॉइंट इस प्लेन में लाई कर रहा है, तो प्लेन के इक्वेशन को सेटिस्फाइड करेगा, तो वहां से बी के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे, और बी के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे तो ए बी के बीच का डिस्टेंस भी आ जाएगा। ये प्रोसेस हम लोग करने वाले हैं। तो मैं निकालने वाला हूँ पॉइंट नंबर लाइन ए बी। तो ए बी का इक्वेशन हम लोग लिख सकते हैं एक्स माइनस 1 और डिवाइडेड बाई 2, वाई प्लस 2 डिवाइडेड बाई 3 और जेड माइनस 3 डिवाइडेड बाई माइनस 6। ठीक है, ये मैंने ए बी का इक्वेशन लिख दिया। और मैं बी पॉइंट ले सकता हूँ, इस पर बी पॉइंट ले सकता हूँ, यहाँ पे इसको लेमडा कर दो, तो बी पॉइंट कितना हो जाएगा, 2 लेमडा प्लस 1, 3 लेमडा माइनस 2 और माइनस 6 लेमडा प्लस 3। मैंने क्या किया, बी के कोऑर्डिनेट्स लिख लिए। अब देखो, अब क्या करेगा, बी होगा जो प्लेन में लाई करेगा, तो प्लेन के इक्वेशन को सेटिस्फाइड करेगा, तो बी पॉइंट प्लेन के इक्वेशन को सेटिस्फाइड करेगा। प्लेन का इक्वेशन है एक्स माइनस वाई प्लस जेड इक्वल टू 5, तो एक्स की जगह मैं लगा लूंगा 2 लेमडा प्लस 1 माइनस 3 लेमडा प्लस 2, एक्स माइनस वाई हो गया, प्लस जेड माइनस 6 लेमडा प्लस 3 इक्वल टू कितना हो गया, 5। तो यहाँ देखो माइनस 3 माइनस 2, ये हो जाएगा माइनस का 7 लेमडा। ठीक है, और यहाँ पे हो गया 3 to 5, 5 से 5 कैंसिल हो गया, -1, तो लेमडा का वैल्यू हो गया 1/7। लेमडा का वैल्यू 1/7 हो गया, तो बी के कोऑर्डिनेट्स कितना आ गया, 2/7 प्लस 1, 3/7 माइनस 2 और माइनस 6/7 प्लस 3। ये बी के कोऑर्डिनेट्स आ गए। तब ए बी के बीच का डिस्टेंस निकालना है, और ए पॉइंट क्या रहा है, ये है 1, -2 और 3। तो ए बी का बीच का डिस्टेंस निकालना है हम लोग को। ओके, तो चलो निकालते हैं। अब तो बस हम लोग को ए बी ही निकालना है, ए बी डिस्टेंस। ये क्या होगा, अंडर रूट ऑफ 2/7 प्लस 1 माइनस 1 मतलब 2/7 का स्क्वायर, 3/7 माइनस 2 माइनस ऑफ -2 प्लस 2 हो जाएगा ना, दैट मीन 3/7 का स्क्वायर, और -6/3 प्लस 3 माइनस 3 मतलब -6/7 का स्क्वायर हो जाएगा। तो ए बी का जो आंसर आएगा अंडर रूट ऑफ, ये आएगा 4/49 प्लस 9/49 और 36/49, दैट मीन्स 49/49 इक्वल टू कितना आएगा, 1। तो 71 का आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 72 भी सेम कॉन्सेप्ट पे है, क्योंकि इस कॉन्सेप्ट पे ना बार बार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो वो भी वापस वही है कहानी कि 1 -10 और -3 से 72 में भी वही बोला है कि 10 -3 से आपका एक प्लेन का डिस्टेंस निकालना है। ठीक है, इसको ए बोलते हैं, इसको बी बोलते हैं। ठीक है, और मेजर पैरेलल टू द लाइन, वापस एक लाइन दिया हुआ है, तो लाइन का पैरेलल वेक्टर दिया है, क्या है, 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस 6k कैप, उसके पैरेलल मेजर करना है। तो वापस मैं ए बी का इक्वेशन लिख सकता हूँ, इक्वेशन ऑफ ए बी। ठीक है, ए बी लाइन ए से पास हो रहा है और इस लाइंस के पैरेलल है, या इसके वेक्टर पैरेलल वेक्टर के पैरेलल है, मतलब इसके पैरेलल है। ओके, तो ए बी का इक्वेशन होगा x माइनस 1/2 y/3 और z प्लस 3/-6। ओके, अब इसमें मैं एक पॉइंट बी एज्यूम कर लूंगा। बी पॉइंट कितना हो गया, 2 लेमडा प्लस 1, 3 लेमडा और -6 लेमडा माइनस 3। अब मैं बोल सकता हूँ कि बी लाई इन द प्लेन देन इट विल बी सेटिस्फाइड द इक्वेशन ऑफ प्लेन। तो x की जगह हो जाएगा 2 लेमडा प्लस 1 और माइनस y है ना, y की जगह माइनस हो जाएगा 3 लेमडा और माइनस z है ना, माइनस z हो जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा, प्लस का 6 लेमडा प्लस 3 इक्वल टू कितना है, 9। ओके, तो देखो 6 to 8 ये हो जाएगा 5 लेमडा और 6 और 1 कितना हो गया, 5 लेमडा हो गया और 3 1 4 इक्वल टू 5। तो लेमडा का वैल्यू कितना हो गया, 1। लेमडा का वैल्यू 1 हो गया, तो बी के कोऑर्डिनेट्स क्या आ गए, बी के कोऑर्डिनेट्स आ गए, लेमडा 1 डालोगे तो कितना आएगा, 3 और ये हो जाएगा -9। और ए पॉइंट्स क्या है, ए पॉइंट है आपका 1 0 -3, तो ए बी ही तो डिस्टेंस है, तो ये जो डिस्टेंस हो जाएगा कितना हो जाएगा, 3 - 1 का स्क्वायर 4 प्लस 9 प्लस 36 कितना आ जाएगा, 7। तो 72 का आंसर क्या होने वाला है, 7 होने वाला है। ओके, क्वेश्चन नंबर 73 देखते हैं। 73 में क्या दो प्लेन दिया है ना, उसके बीच का डिस्टेंस 1/√n टाइप में है, तो आपको n × n + 1/2 का वैल्यू निकालना है। तो पहले देखो ये दोनों प्लेन्स क्या है, पैरेलल है। पहले वाले प्लेन को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 4x + 6y - 7z = 1। मैंने क्या कर दिया, 2 कॉमन लेकर डिवाइड कर दिया। और दूसरा प्लेन का इक्वेशन लिखा है 4x + 6y - 7z = 2। अब दो पैरेलल प्लेन के बीच का जो डिस्टेंस होता है d × d1 - d2 2 - 1 डिवाइड बाय √a² प्लस b² प्लस क्या है c² होगा। ठीक है, तो ये अपना हो जाएगा 1/√36 और 16 52 और 49
ठीक है 101 कितना आ गया 1/√101। तो n का वैल्यू कितना आ गया 101। तो अपने को निकालना है n इंटू एन प्लस 1/2 101 102/2 तो 2 से कट गया ये क्या आ गया 51। तो हम लोग को आंसर निकालना है 101 और क्या हो जाएगा 51। तो ये हो जाएगा 101 और ये हो जाएगा 505 तो ये हो जाएगा 1515। तो अपना आंसर कितना हो जाएगा 5151। ठीक है 5151 इज द करेक्ट आंसर। ओके क्वेश्चन नंबर 74 देखते हैं। इफ द इक्वेशन ऑफ असिम्प्टोट्स ऑफ द हाइपरबोला ठीक है दिस इज दिस देन द वैल्यू ऑफ c - 7। अब देखो एक हाइपरबोला दिया है 3x² प्लस 10xy और प्लस 8y² प्लस 14x प्लस 22y प्लस 7 = 0 और इसका असिम्प्टोट्स का इक्वेशन दिया है 3x² प्लस 10xy प्लस 8y² प्लस 14 प्लस 22y प्लस c = 0। तो c - 7 निकालना है। अब देखो एक और बात, आपने असिम्प्टोट्स पढ़ा होगा ना, तो आपको ये पता होगा कि एक हाइपरबोला और एक उसके असिम्प्टोट्स का पेयर ऑफ इक्वेशन में ना सिर्फ कांस्टेंट टर्म का चेंज होता है, जो कि है यहाँ पे। अब ये कांस्टेंट टर्म कैसे निकाले, तो हम लोग को ये पता है कि जो असिम्प्टोट्स होता है ना हाइपरबोला का, उसके सेंटर से पास होता है। और ये हाइपरबोला है ना, इस हाइपरबोला का जो सेंटर निकालने का एक तरीका होता है पार्शियल फ्रैक्शन करके। इसको हम लोग फंक्शन ऑफ एक्स वाई मानेंगे, इसको हम लोग क्या करेंगे फंक्शन ऑफ एक्स वाई मानेंगे, इसको हम लोग फंक्शन ऑफ एक्स वाई मानेंगे और पार्शियली डिफरेंशिएट करके जो एक्स और वाई उस दो इक्वेशन आएंगे, एक्स में पहले पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे, वाई में पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे और उसके बाद जो एक्स और वाई का जो वैल्यू आएगा वो इसका सेंटर होगा और जो इसका असिम्प्टोट्स होगा ना इसके सेंटर से क्या होगा पास होगा। तो हम लोग सेंटर निकालने की कोशिश करते हैं। पहले इसको ना एफ ऑफ एक्स वाई मान के इसको मैं एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करता हूँ, तो डेल एफ बाई डेल एक्स। ठीक है, तो 3x² का हो जाएगा 6x प्लस 10xy का हो जाएगा 10y और प्लस का 14 = 0। इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर सकते हैं तो लिख सकते हैं 3x प्लस 5y प्लस 7 = 0। 1 इक्वेशन मिल गया। वैसे मैं क्या करूँगा डेल एफ बाई डेल वाई करूँगा, डेल एफ बाई डेल वाई करूँगा तो ये क्या होगा 10y का ये हो जाएगा 10x, ये हो गया 10x प्लस 16y ओके और प्लस का क्या हो गया 22 = हो गया 0। इक्वेशन नंबर 2 आ गया। इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो हो जाएगा 5x प्लस 8y प्लस 11 = 0। ठीक है, अब इन दोनों को हम लोग क्या करने वाले हैं सॉल्व करने वाले हैं। तो पहले इक्वेशन में मैं क्या करता हूँ 5 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, इसमें क्या करता हूँ 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो हो जाएगा 15x प्लस 25y प्लस 35 = 0। इसमें 3 से मल्टीप्लाई करूँगा तो आएगा 15x प्लस 24y प्लस 33 = 0। इसको माइनस करेंगे तो y का वैल्यू इतना यहाँ पे आ जाएगा अपना -2। y का वैल्यू -2 डालेंगे यहाँ पे तो -10, x का वैल्यू कितना आ जाएगा 1। तो जो ये हाइपरबोला का सेंटर क्या आ गया 1, -2 हाइपरबोला का सेंटर आ चुका है। ठीक है, सेंटर ऑफ हाइपरबोला आ गया है 1, -2। तो जो असिम्प्टोट्स होगा इसका सेंटर से पास होगा, जो पेयर ऑफ असिम्प्टोट्स होगा ना इसके सेंटर से पास होगा। तो पास करा देते हैं ना 3, ठीक है, प्लस 10 इंटू कितना हो गया -2 प्लस 32 हो गया प्लस का कितना हो गया 14 और माइनस कितना हो गया 44 प्लस c = 0। तो यहाँ से देखो c का वैल्यू आ जाएगा 3 - 20 प्लस 32 प्लस 14 माइनस 44 प्लस c = 0। तो -44 - 26 -64, ठीक है, और 35 और 14 49 प्लस c = 0। तो c का वैल्यू यहाँ से आ गया 15। अपने को क्या चाहिए 15 - 7, आंसर होगा 8। तो अपना आंसर क्या होने वाला है 8। ओके, क्वेश्चन नंबर 75 देखते हैं। द लोकस ऑफ मिड पॉइंट ऑफ पोर्शन ऑफ टेंजेंट ऑफ द इलिप्स। ठीक है, एक इलिप्स का टेंजेंट की बात कर रहा है। ठीक है, एक इलिप्स के क्या बन रहा है टेंजेंट की बात कर रहा है। ओके, तो मान लो इलिप्स का किसी पॉइंट P पे टेंजेंट है, P पे मैं एक पॉइंट ले लेता हूँ a cos थीटा और b sin थीटा ले लेता हूँ और इस पर टेंजेंट का इक्वेशन मैं लिख सकता हूँ x/a cos थीटा प्लस y/b sin थीटा = 1। अब बोला है द लोकस ऑफ मिड पॉइंट ऑफ द पोर्शन ऑफ टेंजेंट बिटवीन द एक्सिस। मतलब मैं पहले इस a और b का कोऑर्डिनेट्स निकालूंगा। टेंजेंट जो एक्सिस पे जो पोर्शन बनाएगा उसका मिड पॉइंट का लोकस निकालना है, तो मुझे पहले a और b कोऑर्डिनेट्स निकालना पड़ेगा। मैंने इस टेंजेंट का इक्वेशन लिख दिया। a कोऑर्डिनेट a कहाँ पे है x एक्सिस पे है, तो और b कहाँ पे है y एक्सिस पे है। तो a निकालने के लिए टेंजेंट के इक्वेशन में मैं क्या करूँगा y को 0 पुट करूँगा। तो a कैसे आएगा, a आ जाएगा आपका x/a cos थीटा प्लस 0 = 1। तो a का जो वैल्यू आएगा वो आ जाएगा a/cos थीटा, 0। वैसे b का वैल्यू आ जाएगा 0, इसमें ना x को 0 पुट करोगे तो y का वैल्यू आ जाएगा ना, तो b/ क्या आ जाएगा sin थीटा। अब जो ab जो है, ये जो ab पॉइंट है, a पॉइंट हो गया अपना a/cos थीटा, 0 और b है
0/b/sin थीटा। इसके मिड पॉइंट का लोकस दिया है, तो इसका मिड पॉइंट का मैं m बोलता हूँ और लोकस को मैं h, k बोल सकता हूँ। तो देखो मिड पॉइंट के फॉर्मूला से h को क्या लिख सकते हो, a/cos θ + 0/2, ठीक है। और k का वैल्यू कितना हो जाएगा, b/2 sin थीटा। तो यहाँ से देखो, यहाँ से cos θ का वैल्यू कितना हो जाएगा, a/2h, और sin थीटा का क्या हो जाएगा, b/2a, 2k। ये 1 है, ये 2 है, ठीक है। मैंने मिड पॉइंट निकाल लिया इसका। अब इसका लोकस निकालना है, तो ऑब्वियसली बात है हम लोग क्या करेंगे, 1² + 2² करेंगे, 1² + 2² करेंगे। तो देखो sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर कितना होता है, 1, तो ये हो जाएगा a²/4x²। hk को xy से रिप्रेजेंट करो, b²/4y² = 1। तो ये ऐसा कुछ हो गया, a²/x² + b²/y² = 4। तो देखो ये लोकस अगर कंपेयर करेंगे तो k का वैल्यू क्या आएगा, k का वैल्यू आ जाएगा 4। तो ये आपका NTS PT6 का पूरा सोल्यूशन रहा, और आई होप आपका JEE मेंस का जो पहला एग्जाम हुआ होगा वो बहुत अच्छा गया होगा, और आप लोग NTS देते रहे, इससे आपका प्रैक्टिस और अच्छा होगा, और अप्रैल में आप बहुत अच्छा कर पाओगे, क्योंकि अभी आपको रिवीजन करने का टाइम मिलेगा, ठीक है। चलो इसके लिए बाय, थैंक यू वेरी मच।